Hello aspirants, how are you all? Once again, welcome back on our platform मेंस वाला. Here this is सुचिता सिंह. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, ठीक है. हमने अभी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को भी पढ़ लिया है. और आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक दैट इज़ संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. तो आज की वीडियो को आप पूरे ध्यान से सुने जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और बेसिकली क्वेश्चंस भी यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. अभी हाल ही में 2023 प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था कि संसद का गठन किससे मिलकर होता है. फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन था, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है, ठीक है. तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इन जो टाइप के क्वेश्चन हैं उन पर अपनी कमांड बना लेंगे, ठीक है. तो आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान से सुने. और इसके अलावा अगर इन केस किसी को ये डाउट हो कि क्या ये क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो जी हाँ, ये जो क्लासेस अभी चल रही हैं वो बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है. अभी सिलेबस आपका 18 जनवरी को अपडेट हुआ है. उसके पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ लिया था, ठीक है. तो आपको सिर्फ वही एक टॉपिक स्किप करना है. उसके बाद जितने भी टॉपिक्स पहले आपके सिलेबस में थे अभी पॉलिटी में वही टॉपिक्स को एज इट इज़ रखा गया है, ठीक है. उसके अलावा कमीशंस को भी इन एडिशन ऐड कर दिया गया है. तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्या क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्या कैसे. तो आप याद रखिए अगर हम इस बैच में हैं तो आपको बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, ओके. तो क्लासेस बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है. कुछ बच्चों के मैसेज थे, इस वजह से यहाँ पर इस डाउट को क्लियर कर दिया गया है, ठीक है. फिर उसके बाद चलिए हम आज का टॉपिक दैट इज संसद को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो संसद में लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका. अब चलिए हम समझते हैं कि लोकतंत्र में कितने अंग होते हैं और वो अंग कौन से हैं, ठीक है. तो सबसे पहला है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका. तो वेट अ सेकेंड, ओके. तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र के 3 स्तंभ, सबसे पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, ठीक है. हमने आगे की वीडियो में भी मतलब पिछले वीडियोस में भी बहुत सारी जगहों पर ये डिस्कस किया है कि विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा कानून को लागू कराया जाता है और न्यायपालिका के द्वारा उस कानून की रक्षा की जाती है, समीक्षा की जाती है, ठीक है. तो जो विधायिका है मतलब जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा कोई भी कानून का निर्माण होता है, ठीक है. अब विधायिका में कौन आएगा, तो विधायिका में संसद आएगी, ठीक है. संसद क्यों आएगी, तो आप सभी जानते हैं संसद में 2 सदन होते हैं. द फर्स्ट वन इज लोकसभा, द सेकेंड वन इज राज्यसभा. और अगर कोई कानून बनाना है तो उसको हमारे संसद में दोनों सदनों से पारित होकर जाना पड़ेगा. उसके बाद फिर उस पर राष्ट्रपति जी अपना हस्ताक्षर करेंगे, देन वो कहीं पर जाके कानून बनेगा, ठीक है. तो ये पूरी प्रोसेस होती है कानून बनाने की. तो विधायिका के अंतर्गत कौन आएगा, तो विधायिका के अंतर्गत संघ में संसद आएगी और राज्य में विधानमंडल आएगा, ठीक है. विधान मंडल, ठीक है. बेसिकली यहाँ पे आज ये सही से चल नहीं रहा, विधानमंडल आएगा, ठीक है. अब संसद में कितने सदन, तो संसद में 2 सदन. द फर्स्ट वन इज लोकसभा एंड द सेकेंड वन इज राज्यसभा. और विधानमंडल में कितने सदन, तो विधानमंडल में भी 2 सदन. द फर्स्ट वन इज विधानसभा एंड द सेकेंड वन इज विधान परिषद, ठीक है. अब विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा ये क्या है हम उसको डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है. तो क्लियर हुआ विधायिका में कौन आएगा, तो विधायिका में संसद आएगी संघीय स्तर पर मतलब केंद्र स्तर पर, ठीक है. और राज्यों में कौन आएगा, तो राज्य में विधानमंडली आएगी. फिर उसके बाद दूसरा है कार्यपालिका. अब कार्यपालिका में क्या है, तो देखिए कार्यपालिका में अगर हम शक्तियों के आधार पर करें तो शक्तियों के आधार पर 2 तरह की कार्यपालिका होती है, ठीक है. और अगर हम स्थायित्व के आधार पर मतलब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें भी 2 तरह की कार्यपालिका होती है. अब कौन सी है वो आप देखिए. द फर्स्ट वन इज वेट ओके सो द फर्स्ट वन इज अगर हम शक्तियों के आधार पर कहें, शक्तियों के आधार पर द फर्स्ट वन इज नाम मात्र की कार्यपालिका.
नाम मात्र की कार्यपालिका, एंड द सेकंड वन इज वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, अब नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है, वास्तविक कार्यपालिका क्या है, वो आप समझिए। देखिए, कार्यपालिका में भी दो तरह की कार्यपालिका होती है शक्तियों के आधार पर। पहला है नाम मात्र, मतलब जिनके पास नाम मात्र की शक्तियां है, वो प्रमुख तो है लेकिन नाम मात्र के प्रमुख है। ठीक है, और फिर दूसरा है वास्तविक, मतलब जिनके पास एक्चुअल पावर है, जो कि वास्तविक प्रधान है। तो हमारे भारत में अगर कहा जाए तो भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक है, कहाँ के, तो कार्यपालिका के। ये हो गई संघ स्तर पर बात। और अगर हम राज्य स्तर पर यही बात करें तो राज्यपाल नाम मात्र के प्रधान होते हैं और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर नाम मात्र का प्रधान पूछा जाए तो राष्ट्रपति, और अगर वास्तविक प्रधान पूछा जाए कार्यपालिका का तो फिर प्रधानमंत्री। ठीक है, और अगर हम यहीं पर कार्यपालिका के स्थायित्व के आधार पर बात करें, स्थायित्व के आधार पर, तो स्थायित्व के आधार पर भी दो तरह की कार्यपालिका होती है। द फर्स्ट वन इज स्थायी कार्यपालिका एंड द सेकेंड वन इज अस्थायी कार्यपालिका। अब स्थायी कार्यपालिका क्या है, तो स्थायी कार्यपालिका में आप जैसे कल को आप DCDSP बनेंगे तो आप जानते हैं आपका कार्यकाल कोई 5-6 साल का नहीं है। ठीक है, मतलब आप एक परमानेंट पद के लिए चुने गए हैं। ठीक है, आप वहाँ पर लगभग 30 से 35 साल सर्व करेंगे, उसके बाद आप कहीं जाकर रिटायर होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये स्थायी कार्यपालिका है। आप सभी जानते हैं, आप जब SDM बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये दायित्व होगा कि आप कानूनों को लागू करवाएं, मतलब और कार्यपालिका हम कहते किसे हैं, तो कार्यपालिका हम उन्हें कहते हैं जो कि कानूनों को इम्प्लीमेंट कराते हैं, लागू कराते हैं ना। तो आप जब कल को DCDSP बनेंगे तो आखिर आपका यही दायित्व है कि आप सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाएं। ठीक है, तो आप किसके अंतर्गत आएंगे, तो आप स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि आपका टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग है, मतलब 30-35 साल अकॉर्डिंग है। आपकी एक मैक्सिमम एज लिमिट डिसाइड की गई है, उसके बाद ही आप रिटायर होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये स्थायी कार्यपालिका हुआ जिसमें लोक सेवक आते हैं, पब्लिक सर्वेंट आते हैं। ठीक है, लाइक IAS IPS DM एटसेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम अस्थायी कार्यपालिका की बात करें तो अस्थायी कार्यपालिका में सरकारें आती हैं। ठीक है, अब सरकारें कौन, तो जैसे भाजपा, कांग्रेस एटसेट्रा। ठीक है, जिनका कार्यकाल एक बहुत कम, मतलब 5 साल के लिए होता है। ठीक है, आप जानते हैं जब आप लोक सेवक बनते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि सरकार बदलेगी तो आपको भी आपके पद से हटा दिया जाएगा या फिर उस अकॉर्डिंग आपको पद दिया जाएगा। ठीक है, जो लोक सेवक हैं उनको सरकार आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो सरकारें हैं उनको 5 साल में वापस इलेक्ट होना पड़ता है। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दिया तो क्या आपको 5 साल बाद वापस एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है। मतलब सेम पोस्ट के लिए क्या आपको वापस एग्ज़ाम देना है, नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो सरकारें हैं उनको सॉरी बेसिकली आज थोड़ा सर्दी की वजह से गले में कुछ प्रॉब्लम है। सो देखिए, जो सरकारें हैं उनमें एक लिमिटेड पीरियड, मतलब 5 साल के लिए ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें वापस इलेक्ट होना पड़ता है, तब जाके कहीं सरकार बनेगी। तो क्लियर हुआ, शक्तियों के आधार पर दो तरह की कार्यपालिका। द फर्स्ट वन इज नाम मात्र की, जिसमें राष्ट्रपति आते हैं। द सेकेंड वन इज प्रधानमंत्री, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका की बात करें तो शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका दो तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज स्थायी, जिसमें लोक सेवक आते हैं, पब्लिक सर्वेंट आप सभी आते हैं। एंड द सेकेंड वन इज अस्थायी कार्यपालिका, जिसमें सरकारें आती हैं जो कि 5 साल बाद उन्हें वापस निर्वाचित होना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। ठीक है, अब अगर आपने किसी कानून को लागू कराया और कहीं पर वो कानून लागू नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पर वो कानून लागू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में न्यायालय के द्वारा उस कानून की रक्षा की जा सकती है, मतलब प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं अगर कोई भी कानून किसी के द्वारा उसकी अवमानना की जा रही है या फिर माना नहीं जा रहा है तो फिर न्यायालय के द्वारा उस कानून को मनवाया जा सकता है, मतलब दंड देके एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो ये न्यायपालिका मतलब जुडिशरी हुआ। ठीक है,
जुडिशरी हुआ, ठीक है। तो ये लोकतंत्र के 3 पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, द सेकंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज़ जुडिशरी। और आप सभी को अगर याद होगा तो आपने पार्ट 4 दैट इज़ डीपीएसपी में पढ़ा था कि आर्टिकल 50 में मतलब 50-50, ठीक है। एक हमने ट्रिक भी पढ़ी थी आर्टिकल 50 को लर्न करने की, दैट इज़ 50-50, जिसमें था कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव टू जुडिशरी, ठीक है। अब ये क्यों था तो आप इसको समझिए। देखिए, जो सरकारें आती हैं उनका काम क्या है, तो उनका काम है कानून को इम्प्लीमेंट कराना, मतलब लागू कराना। आप लोक सेवक हैं, आपका काम क्या है, तो आपका काम मतलब आप लोक सेवक होंगे तो आपका काम क्या होगा, तो आपका काम होगा कानून को लागू कराना, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर कानून लागू कराने वाले और कानून की रक्षा करने वाले एक ही होंगे, मतलब सरकार के व्यक्ति और न्यायपालिका के व्यक्ति अगर एक होंगे, तो क्या कभी निष्पक्ष न्याय हो सकता है? मतलब क्या कभी फेयर जस्टिस हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। उसके लिए लोकतंत्र में कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 पार्ट 4 डीपीएसपी में प्रोविजन किया गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होगा। मतलब ये जो तीनों बॉडीज हैं, ये जो तीनों अंग हैं, तीनों पार्ट्स हैं, वो अलग अलग निकाय के रूप में काम करेंगे, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका मिलकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका का किसी से कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब विधायिका और कार्यपालिका मिलकर काम कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं, वेट अ सेकेंड, ओके, आप सभी जानते हैं यहाँ पर कार्यपालिका में प्रधानमंत्री एटसेट्रा आते हैं, ठीक है। लेकिन यही लोग कहीं ना कहीं पर विधायिका में भी आते हैं। मतलब कार्यपालिका में राष्ट्रपति जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। विधायिका में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। विधायिका में क्यों आते हैं? क्योंकि उनका उनका अगर साइन नहीं होगा तो वो विधेयक कानून बनेगा ही नहीं, है ना। मतलब अगर जब तक कोई विधेयक पर राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है तब तक वह विधेयक कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी का साइन हो गया तो फिर वह कानून कहलाने लगता है। तो इस कारण से जो विधायिका है उसकी भी अंग राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। और अगर हम कार्यपालिका में बात करें तो कार्यपालिका के भी अंग राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। तो इस तरह से विधायिका और कार्यपालिका में आपको कुछ समानताएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका में आपको बिल्कुल भी कोई भी एक दूसरे से इंटरप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? विधायिका क्या है? तो विधायिका वो जो कानून का निर्माण करते हैं। केंद्रीय स्तर पर कौन कानून का निर्माण करता है? तो संसद। राज्य के स्तर पर कौन करता है? तो फिर विधानमंडल। संसद में कौन कौन आता है? तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। केंद्र में राज्य स्तर में कौन आता है? तो राज्य स्तर में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषदें आती हैं, ठीक है। हालांकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, लेकिन विधानसभा हर राज्य में है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है जिस कानून को विधायिका के द्वारा बनाया गया है उसको लागू कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। और अगर हम शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका की बात करें तो दो तरह की, द वेरी फर्स्ट वन इज नाम मात्र एंड द सेकेंड वन इज वास्तविक, जिसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम स्थायित्व के आधार पर बात करें तो भी दो प्रकार की, अस्थायी परमानेंट और अस्थाई टेम्परेरी, और स्थाई मतलब परमानेंट, ठीक है। अस्थाई में कौन आएगा? तो अस्थाई में सरकारें आएंगी जिनको 5 साल के बाद वापस चले जाना है। और स्थाई में लोक सेवक आएंगे जो कि अगर एक बार अपने पद पर आते हैं तो वो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर सर्व करते हैं। उसके बाद एक एज लिमिट डिसाइड होती है जिसके बाद ही वो हटेंगे, ठीक है। मतलब सरकारें आए जाएं उनसे उनके कार्यकाल का कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज न्यायपालिका, जुडिशरी, जिसमें कि न्याय की व्यवस्था होती है। मतलब अगर किसी भी कानून को माना नहीं जा रहा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर वहाँ पर जुडिशरी की हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। मतलब कानून की रक्षा करना किसके अंतर्गत आएगा? तो कानून की रक्षा करना न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो ये रहा लोकतंत्र के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। और आप सभी जानते हैं इन्हीं 3 से मिलकर के मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इन्हीं 3 से मिलकर के लोकतंत्र का गठन होता है और ये 3 स्तंभ हैं। इसके अलावा अभी मीडिया को भी चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू यू ऑल? देन भारत की विधायिका जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, अभी चलिए हम वन बाय वन इनकी सेंटेंस या थ्योरी को रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत की विधायिका, संघ की विधायिका को संसद कहते हैं।
संसद भारत के लोकतंत्र की विधायिका का भाग है। विधायिका का मुख्य कार्य विधि निर्माण है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया। द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग। विधि का निर्माण करना विधायिका का कार्य है। और किसके अंतर्गत? तो संघ में संसद के अंतर्गत क्या प्रोसेस रहती है? तो बिल या तो पहले लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बिल दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा, लोकसभा से होकर राज्यसभा में या राज्यसभा से होकर लोकसभा में, तो फिर अंतिम प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। और अगर राष्ट्रपति जी का वहां पर साइन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, तो फिर वह विधेयक कानून बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर पार्लियामेंट इन आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम अभी दोबारा भी पढ़ेंगे। जब हम अपने आर्टिकल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे तो फिर हम उसके बाद आर्टिकल 79 को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, वनडे एग्जाम में, पीएससी एग्जाम में, अलग अलग स्टेट पीएससी में, कि संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 में है, मतलब संसद किससे मिलकर गठित होगी, इसका प्रोविजन आर्टिकल 79 में है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 80 में राज्यसभा है और आर्टिकल 81 में लोकसभा है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर संसद का गठन किससे होता है, तो आप सभी याद रखें। आपने देखा विधायिका में जब संसद के द्वारा कानून बनता है तो कौन कौन शामिल होता है? तो पहले तो दो सदन, लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है ना। तो मतलब विधायिका में, संसद में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भी शामिल है। तो संसद के 3 अंग में सबसे पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा एंड वेरी थर्ड वन इज राष्ट्रपति, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा और प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन नहीं। आपको याद रखना है प्रधानमंत्री इसका अंग नहीं होता है, ठीक है। अंग कौन होता है? तो अंग राष्ट्रपति होता है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन 2021 और 2023 में पूछा गया है, मतलब कई बार यह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस पर अपने कमांड रखें, ठीक है। तो संसद के कितने अंग? तो संसद के 3 अंग। द फर्स्ट वन इज लोकसभा, द सेकेंड वन इज राज्यसभा एंड द थर्ड वन इज राष्ट्रपति। अब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या है, हम इनको समझते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को तो आपने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। इनसे रिलेटेड सारे प्रोविजंस हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके। तो इनसे रिलेटेड सारे प्रोविजंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो आपको राष्ट्रपति में तो कोई इश्यूज आने वाला है नहीं। अब हम पढ़ते हैं लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ठीक है। तो लोकसभा संसद का एक सदन होता है जिसे हम निचला सदन कहते हैं, या फिर इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। मतलब लोकसभा का मतलब होता है लोगों की सभा, ठीक है। अब लोकसभा क्या है, तो देखिए लोकसभा को जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल या निम्न सदन, लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन, क्योंकि इसका कार्यकाल निश्चित होता है 5 साल। अब 5 साल यहाँ पर बात आई तो आप समझ गए होंगे लोकसभा में कौन रहता है। तो लोकसभा से ही सरकार का बहुमत प्राप्त होता है, मतलब लोकसभा में ही सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से लोकसभा का कार्यकाल निश्चित होता है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात कभी भी भंग नहीं की जा सकती, ठीक है। हम लोकसभा को भंग कर सकते हैं अगर सरकारें गिर गई आदि स्थिति में, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो लोकसभा में जो लोग बैठते हैं, जो सांसद बैठते हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जो राज्यसभा में लोग बैठते हैं, जो सांसद बैठते हैं, वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अभी ये वर्ड क्या है आपको मे भी ना समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जब आप पूरा वीडियो डिटेल में पढ़ लेंगे तो फिर आपको हर एक वर्ड की मतलब पता चलेगा, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा क्लियर हुआ। लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्य परिषद को राज्यसभा भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट। इज इट क्लियर? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, हालांकि इनके सदस्यों का है, हम वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संसद में कौन कौन? तो संसद में 3 अंग। द फर्स्ट वन इज लोकसभा, द सेकेंड वन इज राज्यसभा एंड द थर्ड वन इज राष्ट्रपति। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। हालांकि भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद की तरह संप्रभु नहीं है। संसदीय व्यवस्था विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। राजनीति की जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार नाम देते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन हैज़ बीन adopted in the Indian Constitution. Although the Indian Parliament is not as sovereign as the British Parliament, the parliamentary system is based on the principle of coordination and cooperation between the legislature and the executive. The head of India is an elected person, whereas in Britain there is a succession system is political. Experts call it prime minister government. अब ये क्या है तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में कौन सी संसदीय शासन प्रणाली है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में कौन सी प्रणाली चल रही है, ठीक है, मतलब भारत में कौन सी शासन पद्धति को अपनाया गया है। ऑप्शन रहेगा संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो आपको टिक करना है संसदीय शासन प्रणाली, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है तो देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। और ये अपनाई कहाँ से गई है तो ये इसको अपनाया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। मतलब हमारे संविधान में, हमारे भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो पूर्णतः ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ जो प्रधान है वह कैसा होता है तो वह निर्वाचित होता है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटेन में है, लेकिन ब्रिटेन में सक्सेशन सिस्टम है, मतलब वहाँ पर उत्तराधिकारी व्यवस्था है। लेकिन लोकतंत्र में उत्तराधिकारी व्यवस्था नहीं चलती है, वहाँ पर हर जगह निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन और भारत की संसदीय व्यवस्था में क्या डिफरेंस है, 2 मार्कर में आ जाए तो आप इसको ईजिली क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद की तरह संप्रभु सॉवर्ण नहीं है, ठीक है। अब संप्रभु क्या है वो हमने बहुत आगे की वीडियोस में डिस्कस किया था। तो अगर आपने उन वीडियोस को एकदम ध्यान से सुना है तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होगा, ठीक है। तो ये है भारत में संसदीय शासन प्रणाली। आपने देखा संसद में क्या क्या अंग है, लोकतंत्र के क्या अंग हैं। अब यहाँ पर है भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति। अभी हमने डिस्कस किया नाम मात्र का कौन, तो नाम मात्र का राष्ट्रपति। वास्तविक कौन, तो वास्तविक प्रधानमंत्री। बहुमत वाले दल की सत्ता। अब बहुमत क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे संसद में कितने सदन हैं, 2 सदन है। पहला कौन सा है तो पहला लोकसभा है। दूसरा कौन सा है तो दूसरा राज्यसभा है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच हमें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे वेट अ सेकेंड, एक ब्लैंक पेज लेते हैं अपन कि हम यहीं पर समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा कितने सदन, 2 सदन। तो फर्स्ट वन इज लोकसभा, द सेकंड वन इज राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में क्या है तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उन्हीं की सरकार बनती है, ठीक है। अब बहुमत क्या है उसको आप बहुत ध्यान से समझे। माने 3 पार्टी है, द फर्स्ट वन इज एक्स, द सेकेंड वन इज वाई, द थर्ड वन इज जेड, ठीक है। या फिर एक्स वाई जेड हटाओ, चलो मानते हैं हम ए पार्टी है, बी पार्टी है और सी पार्टी है, ठीक है। ये क्या है तो ये 3 पार्टी है। और जस्ट सपोज मतलब माना, यहाँ पे इस वर्ड को सब ध्यान रखिए क्योंकि अभी हम जो जाने वाले हैं उसका कोई ऑथेंटिक नहीं है। मतलब अभी हम जो आंकड़े लेंगे वो सही नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अभी मान रहे हैं, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए हम मानते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो लोकसभा में 500 सीटें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें अपनी सरकार बनानी है, मान लीजिए ए पर कौन है तो ए पर सुचिता सिंह सरकार है, ठीक है। मान लीजिए एसएस सरकार है। बी पर कौन है तो बी पर मान लीजिए बी पर कौन है, यहाँ पे किसी पार्टी का नाम लेना तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो बी पर है
डोरेमोन, ठीक है, डोरेमोन। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए 3 पार्टी हैं ए, बी, सी, जो कि प्रमुख है। आप सभी जानते हैं, अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में बात करें तो भाजपा, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, ठीक है। तो ए में कौन है? तो ए में एसएस पार्टी है। बी में कौन है? तो बी में डी पार्टी है, मतलब डोरेमोन पार्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर सीटें कितनी हैं? तो सीटें हैं 500। अब बहुमत कैसे प्राप्त होगा? तो बहुमत सिद्ध करने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए आपके पास 250 + 1 होना चाहिए, ठीक है। 250 क्यों? क्योंकि 500 का आधा, 500 का जो हाफ है वो 250 होता है, ठीक है। अब आधा अगर आप पाए हैं तो आधे में तो बहुमत मिलेगा नहीं, मतलब अगर 250 आप पा गए, 250 डी पार्टी भी पा गई, तब तो बहुमत मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए अगर आपको अपनी सरकार बनानी है, मतलब अगर ए को अपनी सरकार बनानी है, तो उसको कहीं ना कहीं 251 सीटें प्राप्त करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जब निर्वाचन हुआ कहाँ पर? तो लोकसभा में, ठीक है। ये सब जितने भी प्रोसीडिंग्स चलेगी अभी, आप सिर्फ याद रखिए कहाँ पर चलेगी? तो लोकसभा में, ठीक है। तो क्या हुआ? निर्वाचन हुए, ए पार्टी को कितना मिला? 251। बी को भी ऐसे ही, सी को भी थोड़ा कम, ठीक है। तो यहाँ पर बहुमत किसको मिला? तो बहुमत ए पार्टी को मिला। तो इन्होंने लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। मतलब जब इनसे पूछा जाएगा भाई कि कौन कौन ए पार्टी की तरफ है, तो वहां पर 251 लोग जब इनकी साइड रहेंगे तो मतलब सरकार बन गई, ठीक है। अब जब सरकार बन गई तो जो बहुमत दल वाली प्राप्त पार्टी है वो जाएंगी किसके पास? तो वो जाएंगे राष्ट्रपति के पास, ठीक है। क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे कि भाई हमने तो अपना बहुमत दल प्राप्त कर लिया, मतलब हमने तो अपना बहुमत प्राप्त कर लिया, अब आप बताइए आगे क्या करना है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो कहेंगे कि आप बहुमत सिद्ध करें। अब बहुमत सिद्ध करना क्या होता है? तो बहुमत सिद्ध करना मतलब लोकसभा में इन 251 लोगों को दिखाना। अब ऐसे तो होगा नहीं कि आप जाके बोल दे कि भाई मेरे पास 251 लोग हैं तो राष्ट्रपति मान जाए, है ना। मतलब आपको लोकसभा में दिखाना पड़ेगा। तो लोकसभा में जब इन 251 लोगों को दिखाया जाता है तो फिर इनसे इनके हेड को पूछा जाता है, मतलब इस बहुमत दल का नेता कौन है, हु इज द हेड ऑफ दिस मेजोरिटी पार्टी, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर आप समझे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। ये दोनों जो टॉपिक है आपस में इंटरलिंक है, बहुमत और प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो आप बहुत ध्यान से सुने, ठीक है। अब क्या हुआ? तो अब बहुमत दल प्राप्त के जो नेता हैं वो भी मिल गए, ठीक है। तो उस नेता को, मतलब वो जो बहुमत दल के नेता है उनको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से आपने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो आपने नियुक्तियों में पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो वो नियुक्ति कैसी होती है समझ आया? लोकसभा में जो पार्टी अपना बहुमत दल सिद्ध कर देती है उसके नेता जो होते हैं, मतलब जो ये 251 लोग जिसको अपना हेड बनाते हैं, कहीं ना कहीं उसी को अक्सर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? तो दूसरी सिचुएशन आप समझिए। मान लीजिए 3 पार्टी हैं ए, बी, सी, अगेन माना 500 सीटें हैं जिसमें आपको 251 मिलना है, लेकिन किसी को 251 मिला ही नहीं। मतलब इन्हें मिला, ए पार्टी को मिला 200, बी को मिला 150, सी को मिला 150, ठीक है। अब क्या यहाँ पर किसी के पास 251 है? नहीं है। अब राष्ट्रपति जी कहेंगे कि जो बहुमत दल प्राप्त नेता हैं वो चले आए, ठीक है। लेकिन बहुमत यहाँ पर सबसे ज्यादा 200 को प्राप्त है, लेकिन क्या वो 251 है? तो नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी साठगांठ कर सकते हैं, मतलब ए और बी आपस में मिल सकते हैं, ठीक है। ए क्या कहेगा? तो ए कहेगा भाई मेरे पास 200 सीटें हैं, मेरे पास 200 लोग हैं, ठीक है। 51 तुम अपने दे दो तो हम लोग की सरकार मिल जाए, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। आपने पढ़ा होगा गठबंधन सरकारें, तो हम इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। जब किसी भी एक अकेली पार्टी का बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है तो जो दो पार्टी, मतलब जो दो सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम पर है, अगर वो मिलकर सरकार बनाती हैं या छोटी छोटी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। कौन सी सरकार? तो गठबंधन सरकार कहते हैं। अब क्या हुआ? तो अब राष्ट्रपति ने बुलाया कि चलो भाई जिसके पास बहुमत है वो चले आओ, ठीक है। अब ए के पास तो 200 था, बी के पास 150 था, तो ए और बी ने साठगांठ कर ली। ए ने क्या किया? तो ए ने बी की 51 जो सीट है, जो सांसद है, उनको ले लिए, जिससे ए की मेजोरिटी हो गई 251, ठीक है।
अब क्या हुआ, अब ए के पास पर्याप्त बहुमत हो गया, मतलब जितने चाहिए थे उतने बहुमत, उतनी सीटें ए के पास आ गई। ठीक है, अब ए जाएगा राष्ट्रपति के पास कि हमारे पास बहुमत आ गया है, और उसे लोकसभा में सिद्ध कर देगा, मतलब उतने सांसदों को दिखा देगा कि ये भाई मेरे साइड है, मतलब मेरा बहुमत मिल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब गठबंधन सरकार में ये होता है कि अब 51 तो बी के लिए। ठीक है, तो अब क्या बी को कुछ नहीं मिलेगा, तो बी भी कहेगा कि भाई तू प्रधानमंत्री बन जा, मतलब ए से कहेंगे कि भाई तू प्रधानमंत्री तो बन जा, लेकिन मेरे भी लोगों को गृह मंत्री बना दे, वित्त मंत्री बना दे, है ना। तो इसी तरह से गठबंधन सरकारों में आपस में ही बहुत ज्यादा इनकी नहीं चल पाती है। मतलब देखिए, आप खुद समझिए, जब बी कहेगा कि हमारे मंत्रियों को गृह मंत्री वित्त मंत्री बना दे, क्या ए एकदम इजीली बना देगा? नहीं बनाएगा, है ना। इसी कारण से गठबंधन सरकार की अपेक्षा जो अकेली अकेली सरकारें बनती है, मतलब सिंगल पार्टी जो मेजोरिटी प्राप्त कर लेती है, जो उसकी सरकार बनती है वो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, गठबंधन सरकार में कहीं ना कहीं आपसी समन्वय ही नहीं बन पाता है। तो इस कारण से अब जब गया ए बी दोनों भाई राष्ट्रपति के पास कि हमारे पास 251 वोट सीटें हैं, हमने यहाँ पर गठबंधन कर लिया है। ठीक है, फिर उस तरह से जो ए और बी का जो नेता है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ए का ही होगा, क्योंकि उसके पास 200 सीटें हैं, तो फिर उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई जब एक पार्टी बहुमत प्राप्त कर ले इजली, और अगर यहाँ पर सिचुएशन हो गई कि अगर दो पार्टी मिल करके अपना बहुमत दिखाएं। अब थर्ड सिचुएशन ये आती है कि अगर कोई पार्टी बहुमत भी न प्राप्त करे और वो गठबंधन भी ना करे, मतलब यहाँ पर अगर हम समझें तो जैसे ए बी सी तीन पार्टी हैं, अब यहाँ पर ए को कितना मिला, तो ए को मिला 200, बी को कितना मिला, तो बी को मिला 150, सी को कितना मिला, सी को मिला 150। अब सरकार बनने के लिए तो 251 जरूरी है, 251 क्या है, तो 251 जरूरी है। तो जब किसी के बीच आपसी गठबंधन नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में लोकसभा का दोबारा चुनाव कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब किसी को ये डाउट न रहे कि क्या बी और सी गठबंधन नहीं कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो छोटी छोटे सरकारें हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो भी आपसी गठबंधन करके अपना बहुमत दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया गठबंधन। फिर थर्ड में आता है कि अगर कोई गठबंधन भी ना करे, मतलब इन केस अगर ए को 200 मिला है, बी को 150 मिला है, सी को भी 150 मिला है, लेकिन ये लोग आपस में गठबंधन कर ही नहीं रहे हैं, तो उस स्थिति में लोकसभा का वापस मतलब दोबारा चुनाव कराया जाता है। ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं लोकसभा के चुनाव में काफ़ी खर्चे होते हैं, मतलब कोई भी इलेक्शन हो उसमें पर्याप्त मात्रा में धन का व्यय होता है। ठीक है, इसी कारण से राष्ट्रपति के द्वारा पहले ये प्रावधान किया गया है कि अगर गठबंधन सरकार बन पाती है आपस में तो मच बेटर, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है लोकसभा का वापस चुनाव कराना, री इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो क्लियर हुआ बहुमत कैसे प्राप्त होता है। तो बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में जब निर्वाचन होता है तो आधे से एक अधिक, मतलब अगर 500 है तो 250 प्लस 1 जितना भी है, तो उसमें आपको आधे से एक अधिक बहुमत प्राप्त करना होता है, और फिर उस बहुमत दल का जो नेता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब बात आती है, वेट अ सेकेंड, ओके, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, ज्वाइंट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द क्या है यहाँ पे, ऑफ द एग्जीक्यूशन बिफोर द लेजिस्लेचर। देन विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। ठीक है, तो लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन भी किया जा सकता है, डिसोल्यूशन भी किया जाता है, लेकिन राज्यसभा या विधान परिषद का नहीं। तो आपको याद रखना है केंद्र स्तर पर राज्यसभा और राज्य स्तर पर विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद अभी हर राज्य में नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा का विघटन किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। ये टेम्परेरी हाउसेस होते हैं। कौन? तो लोकसभा और विधानसभा, लेकिन परमानेंट कौन है? तो परमानेंट है राज्यसभा और विधान परिषद। इज इट क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, भारत की कार्यपालिका।
भारत की राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। अब मंत्रिपरिषद क्या है तो देखिए, आपने देखा बहुमत दल प्राप्त जो पार्टी है उनकी सरकार बन गई, मतलब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भी नियुक्त कर दिया, ठीक है। अब उन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी और उन्हीं मंत्रियों के समूह को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद क्या है हम उसको आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें हम संयुक्त रूप से मंत्रिपरिषद कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा वापस भेजने पर राष्ट्रपति उसी अनुसार कार्य करेगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ये हो गया पूरा आर्टिकल 74। अब आर्टिकल 74 क्या है उसको आप बहुत ध्यान से समझिए, अभी तक आपने जो लिखा पढ़ा समझा वो कुछ नहीं, ठीक है। अब आप समझे, तो यहाँ पर कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद क्या है तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कुछ मंत्रियों का समूह है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री की सलाह पर तो मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है तो मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री ही होता है, मतलब जो मंत्रिपरिषद है उसका हेड प्रधानमंत्री होता है। और आपने आर्टिकल्स में पढ़ा था राष्ट्रपति का, जब हम पढ़ रहे थे कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ के माध्यम से करता है और मंत्रिपरिषद उसके लिए गठित होती है, मतलब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करती है। तो मंत्रिपरिषद क्या है समझ आया। मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रियों का समूह, ठीक है। उसका प्रधान कौन तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, क्लियर हुआ, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब इस मंत्रिपरिषद को शपथ मतलब पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। मतलब देखिए कोई भी मंत्री हुआ, ठीक है, वो जब अपने पद पर आएंगे तो उनको पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर पद के अलावा एक वर्ड यूज है, दैट इज गोपनीयता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को अगर कोई भी एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या एडवाइस दी या राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद से क्या कहा, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है, मतलब वो क्या सलाह है क्या बात है उसको गोपनीय रखेंगे, ठीक है। उसको किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आप समझिए आखिर मंत्रिपरिषद में आता कौन कौन है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। द फर्स्ट वन इज कैबिनेट, द सेकेंड वन इज राज्य एंड द थर्ड वन इज उप मंत्री। तो मंत्रियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री सरकार की मुखिया और सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का नेता होता है, ठीक है। सत्तारूढ़ दल मतलब जो पार्टी सत्ता में है, अभी हमने पढ़ा मेजोरिटी, फिर उसके बाद सरकार का मुखिया एक्चुअल हेड, गठबंधन का नेता होता है, प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री होता है। यह भूमिका देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राधिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण विशिष्ट है। मतलब आपने देखा अगर हम रैंकिंग की बात करें, द वेरी फर्स्ट वन इज राष्ट्रपति, द सेकेंड वन इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री की भी उन रैंकिंग में रैंक आती है। रैंक क्या आती है वो आप सभी क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत सर्च आपको भी करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की इस सर्वोच्च पद की लिस्ट में कौन सी रैंक आती है वो आप क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। फिर अगर आप नहीं बता पाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मंत्रियों के प्रकार की बात करें, मतलब मंत्रिपरिषद का गठन किससे मिलकर होता है, तो मंत्रिपरिषद का गठन होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों से मिलकर, ठीक है। अब कैबिनेट मंत्री क्या है, राज्य मंत्री क्या है, उप मंत्री क्या है, तो समझिए। कैबिनेट मंत्री में आपने सुने होंगे नाम
गृह मंत्री, वित्त मंत्री, पर्यावरण मंत्री, रेल मंत्री, जल मंत्री एटसेट्रा। ठीक है, आपने अभी अपने डेली यूज में सुना होगा कहीं पर कि प्रधानमंत्री ने आज कैबिनेट की अध्यक्षता की या कैबिनेट की बैठक बुलाई। तो आखिर कैबिनेट है क्या? तो कैबिनेट उन मंत्रियों का समूह है जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। मतलब अगर हम बात करें, लाइक अगर जल मंत्री है तो जल विभाग का प्रमुख कौन है? तो जल मंत्री है। ठीक है, अगर पर्यावरण मंत्री है तो पर्यावरण विभाग का प्रमुख कौन है? तो पर्यावरण विभाग का प्रमुख पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री रेल विभाग का प्रमुख है। तो क्या अगर रेल से जुड़ा कोई मुद्दा होगा तो आप जल मंत्री से पूछने जाएंगे? नहीं जाएंगे। किससे पूछेंगे? तो रेल मंत्री से पूछेंगे। ठीक है, मतलब सरकार किससे पूछेगी? तो सरकार रेल मंत्री से पूछेगी। इस कारण कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के, अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट में कौन शामिल होता है, तो कैबिनेट में वे मंत्रीगण शामिल होते हैं जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपसे एमबीबीएस की 35-40 यूनिट तो हो नहीं रही है, मतलब अकेले आपको टाइम चाहिए। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो क्या एक व्यक्ति के द्वारा पूरे देश में उस मंत्रालय को संभाला जा सकता है? मतलब अगर सपोज करें रेल मंत्री है या फिर पर्यावरण मंत्री है, ठीक है, तो क्या हर जगह की पर्यावरण रिपोर्ट वो पर्यावरण मंत्री खुद जाके देख लेगा? हर मीटिंग, हर समिट में वो खुद शामिल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक इतने बड़े देश में एक मंत्रालय को केवल एक व्यक्ति के द्वारा संभालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण से कैबिनेट मंत्री की जो नीचे एक स्तर होता है उसे हम राज्य मंत्री कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री के भी नीचे होते हैं उप मंत्री। तो ये पूरी हायरार्की है। द फर्स्ट वन इज कैबिनेट, द सेकंड वन इज राज्य मंत्री एंड द थर्ड वन इज उप मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो ये अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे संबंधित मंत्रालय जो है उनमें सहायता करने के लिए होते हैं। ठीक है, और उप मंत्री कौन है? तो उप मंत्री का कोई भी विभाग या मंत्रालय विशेष रूप से नहीं होता है। ठीक है, तो आपको हायरार्की याद रहेगी कौन कौन? तो कैबिनेट, द सेकेंड वन इज राज्य मंत्री एंड द थर्ड वन इज उप मंत्री। ठीक है, ये क्या है? तो इनसे मिल करके मंत्री परिषद का गठन होता है। ठीक है, मंत्री परिषद का गठन। बच्चे पॉलिटी पढ़ लेते हैं, यही नहीं पता है कि मंत्री परिषद क्या है, कैबिनेट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, कैबिनेट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर के मंत्री परिषद का गठन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को जो अभिभाषण देना है, राष्ट्रपति को जो स्पीच एक्सेट्रा देनी है, तो वो कौन तैयार करता है? तो वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को संयुक्त रूप से मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल। अब ये मंत्रिमंडल वर्ड हमारे संविधान में नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1974, इसे 44वें संविधान, वेट अ सेकेंड, ओके, तो इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और आपको याद रखना है 4 मतलब 8। ठीक है, तो 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसके द्वारा मंत्रिमंडल वर्ड को जोड़ा गया। ठीक है, मंत्रिमंडल में कौन कौन आएगा? तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर्स और राज्य मंत्री आते हैं, लेकिन इसमें उप मंत्री नहीं आते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप खुद से उस क्वेश्चन को पूछें, मतलब उसका रिप्लाई दे। ठीक है, आंसर दे। अब क्वेश्चन क्या है? तो वेट अ सेकेंड, ओके, सो क्वेश्चन इज कि कैबिनेट की बैठक में, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न लिख दिया जाता है, मंत्री परिषद की बैठक में कौन कौन शामिल होता है? मंत्री परिषद की बैठक में कौन कौन शामिल होता है? द फर्स्ट वन इज प्रधानमंत्री, द सेकेंड वन इज कैबिनेट मंत्री, द थर्ड वन इज राज्य मंत्री एंड द फोर्थ वन इज उप मंत्री। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन है, द फर्स्ट ऑप्शन इज only 1 and 2, only 1 and 2. The second option is only 3 and 4. The fourth option is, sorry, the third option is only second, third and fourth.
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। अब इसका आंसर क्या है, आप सभी अपने से पूछिए, मतलब आपने इतना पढ़ा, अब आपको इस आंसर का आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए, उसके बाद हम अभी ही इस आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। ओनली 1 एंड 2 क्यों होगा कि देखिए, कैबिनेट मंत्री जो है, अगर हम बैठक की बात करें कि मंत्रिपरिषद की बैठक में, तो बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री तो हेड होता है, मतलब प्रधानमंत्री तो यहाँ का प्रमुख ही होता है, तो प्रधानमंत्री तो ऑब्वियसली शामिल होंगे ही, ठीक है। लेकिन जो राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं वो बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, मतलब वो सिर्फ असिस्टेंस के लिए होते हैं, मदद के लिए होते हैं, लेकिन वो कभी भी बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मंत्रिपरिषद में बैठक में कौन कौन शामिल होता है, तो आपको आंसर इस तरह से एलिमिनेट कर लेना है, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ी प्लीज़ आप खुद से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ऐसा नहीं था इस क्वेश्चन को हम कहीं से लर्न करके आए थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस क्लास के वक्त ही बनते हैं, ठीक है। तो आप खुद से भी कोशिश करें कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब कैबिनेट मंत्री मुख्य सरकारी विभाग मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, वे आमतौर पर वित्त, रक्षा, गृह मामले, विदेश मामले आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, जो सरकार में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो कैबिनेट मंत्री है वो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और वो अपने विभाग के लिए ही जिम्मेदार भी होते हैं। मतलब अभी आपने, अगर आप करंट से थोड़े भी अपडेटेड रहते हैं, तो आपने कुछ महीनों पहले सुना होगा रेल दुर्घटना, ठीक है। तो क्या उस रेल दुर्घटना के लिए कोई जल मंत्री से पूछने गया था कि ऐसा क्यों हुआ, कोई रेल मंत्री से पूछने गया था कि कोई पर्यावरण मंत्री से पूछने गया था ऐसा क्यों हुआ? नहीं, क्योंकि रेल के लिए उत्तरदायी कौन है, मतलब रेल मंत्रालय के लिए उत्तरदायी कौन है, तो रेल मंत्री। तो उस कार्य के लिए, मतलब उस दुर्घटना के लिए वहाँ पर जिम्मेदार कौन था, तो रेल मंत्री थे, ठीक है। जिम्मेदार इन द सेंस कि उत्तरदायी कौन था, तो रेल मंत्री थे, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अब देखिए, वेट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री क्या है, तो यहाँ पर कैबिनेट है, यहाँ पर राज्य मंत्री है, यहाँ पर उप मंत्री है, ठीक है। अब क्या हुआ, कैबिनेट में मान लीजिए जो रेल मंत्री हैं उनकी डेथ हो गई, या तो वो कहीं पर बाहर चले गए हो, मतलब विदेश यात्रा पर चले गए हो, या तो बीमार हो, या अपने कार्यकाल में अभी ना हो, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो सपोज करें अगर आज डेट क्या है, तो आज डेट है 25, ठीक है। अब अगर आज 25 को किसी भी रेल मंत्री की डेथ हुई, तो क्या कल 26 को दूसरे रेल मंत्री आ जाएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब उनकी भी पद की गरिमा है, टाइम लगेगा, है ना। तो उस स्थिति में जो राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री के काम को किया जाता है। मतलब आपने पढ़ा था राष्ट्रपति में कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पद रिक्त से संबंधित बहुत सारे प्रोविजंस को पढ़ रखा है। तो जब कैबिनेट मंत्री का पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में राज्य मंत्री के द्वारा उनके पद को संभाला जाता है, ठीक है। तो जब राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के पद को संभालते हैं, मतलब जब राज्य मंत्री यहाँ पर काम करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसे हम कब कहते हैं, तो जब राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करते हैं। और आपने पढ़ा था उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो फिर उन्हें वेतन भत्ते सभी राष्ट्रपति वाले ही मिलते हैं। तो इसी तरह जब राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करते हैं तो उनको वेतन भत्ते भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर वाले ही मिलते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री के रूप में जब राज्य मंत्री काम करते हैं तो उन्हें हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री विशिष्ट सरकारी विभाग या मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, लेकिन वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं। उन्हें अपने अपने मंत्रालयों में निर्णय लेने में काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आता है उप मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को उनके कर्तव्यों में सहायता करते हैं। मतलब कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, और अगर कोई भी ऐसा राज्य मंत्री है जो कैबिनेट मंत्री के
तौर पर काम कर रहा है तो उसे हम स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों की असिस्टेंस के लिए, तीनों की मदद के लिए कौन होते हैं, तो उप मंत्री होते हैं। वे उन मंत्रालयों के विशिष्ट पहलुओं को संभालते हैं जिन्हें उन्हें सौंपा जाता है और सामान्यतः उच्च पद के मंत्रियों के मार्गदर्शन में काम करते हैं। मतलब इनका कोई भी विशिष्ट विभाग या मंत्रालय नहीं होता है, ये उच्च पद के जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, राज्य मिनिस्टर हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में काम करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ। मंत्रिपरिषद क्या है, तो मंत्रिपरिषद मंत्रियों का समूह है जिसका प्रधान कौन होता है, तो इसका प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इनकी मतलब नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और आर्टिकल 74 में लिखा है कि जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करेगी। और मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल है, तो आपने पढ़ा मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल है, ठीक है। मंत्रिमंडल वर्ड भी आपने पढ़ा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है दैट इज अतिरिक्त प्रभार। मतलब आपने स्वतंत्र प्रभार पढ़ा, स्वतंत्र प्रभार क्या है, जब राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में काम करते हैं तो उन्हें हम स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक वर्ड होता है अतिरिक्त प्रभार। अब अतिरिक्त प्रभार हम उसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ज़िले में गए, ठीक है, जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप किसी ज़िले में एसडीएम बन के गए, अब वहाँ पर जो डीएम है वो है ही नहीं, मतलब वो अभी अपने पद पर नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ टाइम के लिए उस डीएम के भी कार्यों को संभाल लेते हैं, मतलब उनके कर्तव्यों का भी आप निर्वहन करते हैं, तो उस टाइम पर आपके पास एक अतिरिक्त प्रभार है, ठीक है। तो एक वर्ड होता है अतिरिक्त प्रभार। तो जब कोई कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय के अलावा किसी और मंत्रालय को भी संभालता रहता है अतिरिक्त में, तो उसे हम कहते हैं अतिरिक्त प्रभार वाले कैबिनेट मंत्री, ठीक है। क्लियर हुआ। मतलब सपोज करें अगर रेल मंत्री अभी नहीं है, ठीक है, मतलब रेल मंत्री की डेथ हो गई, किसी कारण से रेल मंत्री का पद रिक्त है, ठीक है। तो जो जल मंत्री है, अगर वो रेल मंत्री का भी पद भी कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए संभालते हैं तो उसे हम अतिरिक्त प्रभार कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर बहुत सारे वर्ड होते हैं लाइक किचन कैबिनेट एक्सेट्रा, जो के संथानम के द्वारा एक वर्ड यूज़ किया गया था कैबिनेट से रिलेटेड, लेकिन आपके फिल्म्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी कि मंत्रिपरिषद क्या है, कैबिनेट क्या है, आखिर जिन वर्ड्स का हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर आउट हो गया होगा। देन हम पढ़ते हैं आर्टिकल 75 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान, अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग मिनिस्टर्स। द फर्स्ट वन इज प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो आपने देखा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह होती है, जो बहुमत दल का नेता है, जो बहुमत दल पार्टी है, उनके द्वारा अपने नेता को घोषित कर दिया जाता है कि हम इसको नेता बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और फिर जब प्रधानमंत्री अपने पद पर आ जाते हैं, मतलब जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जब वो शपथ वपथ ले लेते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। फिर मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन 2003। अब ये क्वेश्चन आई थिंक फिल्म्स 2021 में आया हुआ था या फिल्म्स 2020 में आया हुआ था, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ था, ठीक है। तो आप इस टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है जो कि टॉपिक के बगल में लिखी हुई हैं, आप उनको विशेष तौर पर ध्यान दें, ठीक है। बाकी हम संवैधानिक संशोधन को तो अलग से पढ़ेंगे ही, लेकिन इस तरह के संविधान संशोधन जो कि आपके टॉपिक के जस्ट बगल में लिखे हों, आप उनको विशेष तौर पर ध्यान दें। तो यहाँ पर कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। द टोटल मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा विल नॉट हैपन। अब क्या है तो देखिए, सपोज करिए लोकसभा में कितने मेंबर हैं, तो लोकसभा में 550 मेंबर है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो उसको बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई तुम हमको भी मंत्रिपरिषद में ले लो, हमको भी कोई विभाग सौंप दो, गृह मंत्री बना दो, वित्त मंत्री बना दो, ऐसे कर करके मंत्रिपरिषद में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, है ना। मतलब कौन मंत्री नहीं बनना चाहेगा। तो उस स्थिति में
यहाँ पर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा लिमिट डिसाइड की गई है, ठीक है। कि जो मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा या फिर विधानसभा, मतलब राज्यों में विधानसभा, केंद्र स्तर पर लोकसभा, ठीक है, उसमें सीटों की 15% से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब अगर 550 टोटल सीटें हैं तो 550 इंटू 15%, मतलब 15/100, ठीक है। तो क्या हुआ, 0 से 0, 2 3, वेट अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे तो इस तरह से आप एक आंकड़ा निकाल सकते हैं कि लगभग कितनी हमें सीटें मंत्री परिषद में चाहिए होंगी, मतलब कितनी सीटों से ज़्यादा हम मंत्री परिषद में लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से मंत्री परिषद की सीटें फिक्स की गई किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कितनी सीट की गई, तो जितनी लोकसभा में टोटल सीटें हैं उससे 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और किसको मिलाकर, तो प्रधानमंत्री को मिलाकर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो आपसे क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाएगा कि जो लोकसभा में सीटों की संख्या है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसको सम्मिलित करके, सिर्फ मंत्रियों को सम्मिलित करके, मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को सम्मिलित करके, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते चले, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप जो फैक्ट आप पढ़ रहे हैं अगर आप उसको एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पा रहे तो फिर क्या ही सेंस है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस का आइडिया लें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाकर आप एग्जाम में अब 85 क्वेश्चंस लगभग सही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपने कट ऑफ देखा होगा, कट ऑफ 81 गया है, ठीक है। तो अभी कट ऑफ कम जाने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। तो आप खुद को प्रिपेयर रखें कि आप फिल्म्स 2024 में कम से कम 85 क्वेश्चन सही करके आते हैं, ठीक है। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे जो क्वेश्चन सही कराए जा सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, उनके अलावा आपके सारे क्वेश्चन सही हो, है ना। तो आप अपने अभी से अपना 100% बेस्ट दें, अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहें, और धीरे धीरे अपने माइंड को एक्टिवेट करें कि वो फैक्ट्स को अप्लाई कर पाए। मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, आप देखिए कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उसे क्वेश्चन भी अप्लाई कर पा रहे हैं। तो इस तरह की आप अभी से स्किल्स डेवलप करिए, ठीक है। लेट्स मूव बैक टू अवर टॉपिक। संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि 10वीं सूची के पैरा 2 के अधीन संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा, ठीक है। अब जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे तब हम इसको और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अगर संसद का कोई भी सदस्य है, ठीक है, वो मंत्री परिषद का भी सदस्य है। अब ऐसा हुआ कि किसी मतलब सदस्यता तो उसको मिल गई लेकिन वो बाद में अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब बाद में वो अयोग्य घोषित कर दिया गया, उस पद के लिए उसको अयोग्य कर दिया गया, ठीक है। तो फिर वह मंत्री परिषद के लिए भी अयोग्य होगा। अब में भी ये पॉइंट ज़्यादा किसी को समझ नहीं आया हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे तो हम इसको भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अब ये क्या है, तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा, वेट अ सेकेंड, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इज इट ट्रू, आपने अभी पढ़ा। तो इसी तरह से जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद में मंत्री हैं, उनका कोई कार्यकाल डिसाइड नहीं है, मतलब हमारे संविधान में उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक काम करेंगे, ठीक है। प्रसाद पर्यंत क्या है, तो मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, जब तक राष्ट्रपति का उनसे मन मिलेगा तभी तक वो काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो ये मंत्रियों का कार्यकाल हुआ। द नेक्स्ट वन इज सामूहिक जिम्मेदारी। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्री परिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री को हटा सकता है, इसलिए अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत भी शामिल है। कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं, किसी मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। अब ये यहाँ पर क्या कह दिया गया तो आप समझिए, देखिए। तो यहाँ पर ये कहा गया है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। अब बेसिकली आज के इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, हम कल से वापस इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई हैव समथिंग अर्जेंट वर्क टुडे सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हम कल से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आया, आपने पढ़ा लोकतंत्र के अंग, 3 मेजर पार्ट्स ऑफ
डेमोक्रेसी, फिर उसके बाद हमने देखा कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका किस तरह से कार्य करती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह से होती है, बहुमत दल कैसे प्राप्त होता है, फिर उसके बाद हमने देखा मंत्रिपरिषद में किसका गठन होता है, कौन-कौन मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, स्वतंत्र प्रभार, अतिरिक्त प्रभार, सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, आई होप आपको बेसिक्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।